हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये जो सीरीज़ थी 7 आवर्स इज इक्वल टू 32 मार्क्स वाली, इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी प्यार दिया है। लाइक 582 लाइक्स अभी ऑलरेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पे मोर देन 71 के ऊपर जो कमेंट्स हैं, और कुछ कमेंट्स जैसे मैं आप लोगों के पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ, जो हमने एफर्ट किया है वो आप लोगों के लिए रंग ला रहा है। पूरी वीडियो को कंपाइल करने में कुछ नहीं तो हमारे एडिटर्स को ना 3 से 4 दिन लगे हैं, फिर उसका जो टाइम स्टाम्प बनाना था उसमें 1 दिन लगे हैं। तो मतलब हमने इसके पीछे बहुत एनालिसिस करके टॉपिक्स चुने हैं, डाले हैं, और वो एफर्ट का आप लोग भी जब इतने अच्छे से मतलब रिटर्न दे रहे हैं तो वो वाली चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको खुद ही बोला है और मैं आगे भी बोलता रहूँगा, चाहे वो मेरी वीडियो हो चाहे किसी भी टीचर्स की वीडियो हो, आप एज ए स्टूडेंट ना बहुत ध्यान रखा करिए कि आपको क्या देखना है और ये खुद जज करिए। इस पे मत जाइए, जैसे ये तो चलो ठीक है कि इस वीडियो पे व्यूज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, बट अगर इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं भी होते तो भी इस चीज़ पे जज मत करिए कि यार व्यूज़ ज़्यादा हैं तो देखना है। नहीं, आप उस वीडियो को खुद 5 मिनट देखिए, 4 मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए, और आप खुद एनालिसिस करिए कि यार ये वीडियो अपने मतलब की है भी कि नहीं है, मतलब ये हमें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये सामने वाला बकवास कर रहा है। और इसी तरीके से देखा करो, क्योंकि आज ना वो ज़माना नहीं है कि कंटेंट मार्केट में कम है, आज ज़माना है ओवर फ्लडिंग ऑफ द कंटेंट। यहाँ पे एक एक कंपनियों के 5-5 यूट्यूब चैनल्स हैं आज की डेट में, और 5 रुपये पढ़ाया जा रहा है। तो मतलब इतना ओवर फ्लडिंग है ना कि आपको खुद सतर्क होना है और समझना है कि क्या देखना है। अभी जैसे पेपर आएगा तो आप देखोगे कि मैराथन सेशंस रहेंगे 12-12 घंटे के, 16-16 घंटे के। वो सब क्या है? कुछ नहीं है। आप 16 घंटे अगर कोई सेशन देखने में वेस्ट कर रहे हो ना, ये उनके लिए ठीक है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बट आप एज ए स्टूडेंट अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो 16-16 घंटे, 12-12 घंटे की मैराथन देखने का आपके पास समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व और जो भी चीज़ें होंगी और 12 घंटे में बहुत ज़्यादा कर लेंगे। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि जो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। देखो, एशियन गेम्स जो अभी हंगजाओ में चल रहे हैं ना, उस पर एक प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है? क्योंकि देखो, आपको पता है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पे क्वेश्चन करता है और भारत का अभिन्न पार्ट नहीं मानता, जबकि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न पार्ट है। बट चाइना उस पर समय समय पे कहता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश इज आर्स और ऐसा वैसा। तो अब इन्होंने देखो क्या खेल खेला है, इन्होंने ये खेल खेला है कि भैया अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को ये खेलने नहीं दे रहे हैं एशियन गेम्स में, जिसके ऊपर काफ़ी चिंता व्यक्त करी है हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट मिनिस्टर ने। तो वो चीज़ है। अब थोड़ा सा ना एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, क्योंकि आपके एग्जाम से कुछ महीने पहले ही हो रहा है। तो जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं जो रिसेंट चल रही हैं। तो 19th एशियन गेम्स हो रहा है ये। देखो, ये 2022 वाला एशियन गेम है, ठीक है, हंगजाओ 2022 लिखा हुआ है। तो आप कहोगे कि सर ये 2023 में क्यों हो रहा है? एक्चुअली कोविड के वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो दिस इज 19th एशियन गेम्स, हंगजाओ चाइना में हो रहा है 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक। वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ होंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। विच वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी 2022 एंड पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। एशियन गेम्स जो है ना, ये बिगेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है एशिया के अंदर, एवरी 4 ईयर्स में होते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखना। सिंबल क्या है एशियन गेम्स का? राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ तरीके का जो सिंबल है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैसे ये आया था? तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी एशियन कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली थी, सभी ब्रिटिश कॉलोनी ही थी मोस्टली। तो सभी जब आज़ाद हुए तो उसके बाद एक कॉमनवेल्थ गेम्स का भी कॉन्सेप्ट था जो कि पहले से ही था। तो उसी के तर्ज पे आप कह सकते हो कि गुरुदत्त सोंधी एक मेंबर थे इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। उन्होंने प्रपोज किया कि यार एशियन गेम्स होना चाहिए, स्पोर्ट्सिंग इवेंट होना चाहिए, एशियन नेशन जिसमें रिप्रेजेंट कर सकें। और इसी तरीके से पहला एशियन गेम्स जो है वो न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। और कॉमनवेल्थ और एशियन में कंफ्यूज मत हो जाना, कॉमनवेल्थ गेम तो वो है जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियाँ होती थी उनके अंडर वाला है, एंड एशियन गेम्स इन एशिया का गेम्स। एशियन गेम्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाते थे 1951 से लेकर 1978 तक बाय एशियन गेम्स फेडरेशन, बट 1982 से इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो रेगुलेट करने लगी है। ये बॉडीज़ क्या हैं? जैसे ICC है, BCCI है, वैसी बॉडीज़ हैं। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन गेम्स एंड होस्ट भी है पहले एशियन गेम्स का। 9th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था नवंबर से दिसंबर 1982 में। जो अप्पू करके है इंडिया का एलिफेंट, ये पहला मास्कोट था फॉर एशियन गेम्स। इसके बाद इस बार का क्या मास्कोट्स है, मास्कोट मतलब सिंबल बताते हैं काइंड ऑफ।
तो 19th एशियन गेम्स के 3 रोबोट जो हैं, चेनचेन, कोंगकोंग, लियलिन, ये चाइनीज लैंग्वेज है यार, अब जैसा प्रोनाउंस कर दिया। तो ये जो रोबोट्स हैं ना, ये तीनों भाई जो हैं, ये मॉस्कोट्स हैं 19th एशियन गेम्स के। टॉर्च ऑफ द 19th एशियन गेम्स जो है वो इटर्नल फ्लेम के नाम से रखी गई थी। द डिज़ाइन वॉज इंस्पायर्ड बाय द लिंगजू कल्चर ऑफ एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। ये पहली बार है जब एशियन गेम्स के अंदर ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेकिंग आर स्केड्यूल्ड टू मेक देयर इनॉग्रेट अपीयरेंस एज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑफिशियल स्पोर्ट्स इवेंट्स। ई स्पोर्ट्स मतलब ई स्पोर्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होता है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होता है, वेयर गेमर्स यूज देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज टू कम्पीट इन वेरियस गेम्स इन वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लीग ऑफ लीजेंड्स, ओवरवॉच, फोर्टनाइट, डोटा 2। ब्रेकिंग क्या है? ये स्ट्रीट डांसिंग होती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन, एक्रोबेटिक्स, इंट्रिकेट बॉडी मूवमेंट, स्टाइल एंड एस्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। कहाँ से इवॉल्व हुई है? तो हिप हॉप मूवमेंट से इवॉल्व हुई है 1970s में, जिसको हिप हॉप डांस स्टाइल भी बोला जाता था। अगला जो एशियन गेम्स है वो 20th एशियन गेम्स है, जो कि नगोया जापान में 2026 में स्केड्यूल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एशियन गेम्स का। 19th एशियन गेम्स से 2022 में होने थे हंगजाओ चाइना के अंदर, जो इस साल हो रहे हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो रेगुलेट करती है। सिंबल हमने देख लिया है। इसके अलावा इस बार का मॉस्कोट क्या है, जल्दी बताओ। 3 चाइनीज वो हैं आपके, क्या कहते हैं, रोबोट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आया था, गुरुदत्त सोंधी जी ने इसको कॉइन किया था। पहला न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। देन यहाँ पे काम की चीज़ क्या है? काम की चीज़ ये है कि अप्पू इंडियन एलिफेंट हुआ 1952 में, इंडिया में आया, 1982 में भी हुआ, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इनका क्या है मास्कॉट? चेनचेन, कोंगचोन, लिंगलिन, ये तीनों जो हैं ये मास्कॉट हैं इस बार के। ब्रेक डांस एंड ई स्पोर्ट्स पहली बार आए हैं इस बार, क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज़ इट, ये था ये वाला आर्टिकल। इसके बाद देखो आज के न्यूज़पेपर में एक और ख़ास आर्टिकल है, वो है पैलेस्टीन एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये आज की न्यूज़पेपर की बात नहीं है, पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के न्यूज़पेपर को उठा दूँ ना तो 3-4 दिन को छोड़ दो तो फॉरेन पेज में एक आर्टिकल जरूर रहता है कि इसराइल फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस को मारा या पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को मारा, तो ये न्यूज़ रहती है। तो आज इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट भी हम देख लेते हैं, वैसे पहले कराया हुआ है बट काइंड ऑफ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मैटर भेज दिया था कि ये जो पैलेस्टीन लैंड के ऊपर इसराइल का ऑक्यूपेशन है ये सही है कि नहीं है, आप बताओ। उसके बाद क्या हुआ, जब भी ऐसा मैटर आईसीजे पे जाता है ना तो 2 चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद अ पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, दोनों में से कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर इट कैन लीड अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। आईसीजे का वर्डिक्ट ये तो है कि बाइंडिंग होता है लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती आईसीजे, मतलब कह दिया आईसीजे ने जो यूएन के सब बंदों पे बाइंडिंग है, लेकिन इन्फोर्स कैसे कराएगी? कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अभी रशिया नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वो वाली बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसराइल की, तो आपको पता होगा कि इसराइल जो है वो जूइस जो लोग हैं उनका मोस्टली जो रिलीजन है वहां पे वो ये है जिसको जुडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इस मैप को देखना, समझने की कोशिश करते हैं इसराइल का स्ट्रक्चर, लोकेशन और क्या पैलेस्टीन इसराइल के बीच में प्रॉब्लम है। इस मैप से बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इसराइल है येलो वाला, इसमें जो ये पिंक वाला एरिया है ना ये भी इसराइल के अंडर में कंट्रोल में है। ठीक, आप दोनों में देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा बस अभी यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, दिमाग में कुछ मत लाओ क्योंकि अभी हम पूरा पॉइंट समझेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ कंट्रीज के नाम ध्यान रखो। इधर कौन है? जॉर्डन, इधर है इजिप्ट। ठीक है, ये जगह जो है इसको गाजा बोलते हैं, ये जगह जो है ये जेरूसलेम कहलाती है, ये है वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट्स और इधर आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर और समझने की करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा वॉर जो है ये हुआ या शुरू हुआ। तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ना आज से 100 साल पहले ले जाओ। 100 साल पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, बिटवीन कंट्रीज बोल रहा हूं, बिटवीन 2 कम्युनिटीज चल रही है, जूइस एंड अरब्स। अरब्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड जूइस आपके अलग एक रिलीजन होता है। तो जूइस एंड अरब्स के बीच में एक पीस ऑफ लैंड को लेके काफी समय से युद्ध चल रहा है बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे लिखा है जॉर्डन रिवर की लोकेशन ना कहीं कुछ आपको इस जगह पे मिलेगी, इधर कहीं है।
और ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो इसके बीच का जो लोकेशन है उसको लेके लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1882 से 1948 की बात है। कब की? 1882 से 1948 की बात है, जब ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड गैदर हुए। कहां पे? आपका इजराइल, प्रेजेंट डे इजराइल या फिर उस समय पैलेस्टीन कहते थे, वहां पे सारे ज्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड के गैदर हुए। ठीक है, इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या? अलियास। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? एलियास। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, ज्यूइस के साथ ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी हम अभी देखेंगे। जैसे हिटलर थे या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो उनको बहुत तंग करती थी। तो ज्यूइस ने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट होना इकट्ठा किया पैलेस्टीन में, जिसको प्रेजेंट हम इसराइल के नाम से जानते हैं। तो 1917 ऑटोमन एम्पायर फेल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर आपको पता है प्रेजेंट डे टर्की, उस समय बहुत बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास होता था। उससे पहले रोम होता था, लेकिन रोम के बाद ऑटोमन एम्पायर आया था। हिस्ट्री का पार्ट है, अगर 11-12 में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता है, वरना कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ये जानो ऑटोमन एम्पायर टर्की प्रेजेंट डे है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर नीचे खत्म हो रहा था, इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था। जैसे मुगलों का वर्चस्व एक पॉइंट पे खत्म हुआ ना, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर का खत्म हो रहा था। और ब्रिटिशर्स ने, यूके ने कंट्रोल ले लिया किसका? पैलेस्टीन का, जो समय पूरा पैलेस्टीन एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे जूइश कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, अरब मतलब मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें यूके के थ्रू ये बात कही गई कि भाई जूइश इन पैलेस्टीन हम होम बनाएंगे, मतलब ज्यूस कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में रहने की व्यवस्था करी जाएगी। पर जो मेजॉरिटी थी उस समय अरब्स, उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी। बट ज्यूज जो है वो इसके फेवर में थे, वो इस बात को मानते थे। लेकिन आपके जो पैलेस्टीनियंस थे या फिर जो उस समय के मुस्लिम्स थे वहां पे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज जो हैं उनकी हॉलोकॉस्ट की वजह से अपना घर खाली करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई। 6 मिलियन के आसपास लोगों को जहां भी वो रहते थे वो सब तबाह हो गया। एंड इसके वजह से एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की डिमांड भी बढ़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है, पहले इस पे अब आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हिटलर का आपको पता है ना, हिटलर जो है ना उसको कहीं ना कहीं बैकिंग भी मिली हुई थी उस समय जो अरब कंट्रीज थी उनके द्वारा, और उसने बहुत सारे ज्यूसों को मारा। आपने गैस चैम्बर वाला इंसिडेंट देखा होगा, जहां पे ये शूज इस तरीके के पड़े रहे, मतलब दिखते हैं। ऐसी फोटोज हमने हिस्ट्री किताबों में देखी कि कितने सारे लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के उन्होंने सबको मार डाला। तो हिटलर जो है ना, उनके द्वारा इस पूरी चीजों को किया गया था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आज की डेट में हॉलोकॉस्ट को मानती ही नहीं है, वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये पहले ज्यूइश लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिससे कि वो पैलेस्टीन पे अपना कब्जा कर सके, इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। फिर वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ज्यूइश क्लेम्ड पैलेस्टीन टू बी देयर नेचुरल होम व्हाइल द अरब्स टू डिड नॉट लीव द लैंड एंड क्लेम्ड इट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूइश का सपोर्ट किया, क्योंकि आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में बहुत जगहों पे इनको तंग किया जा रहा था, हॉलोकॉस्ट हुआ। तो इनको सेफ्टी के लिए कहा कि चलो ठीक है तुम्हें कंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को स्प्लिट करने के लिए वोट किया। ठीक है, जिसमें सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट बनाने की बात करी, जिसमें जेरूसलेम जो है वो इंटरनेशनल सिटी रहेगी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे। जेरूसलेम क्या है, मैंने मैप में दिखाया था, आपको याद कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए क्यों है, जैसे पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों है जेरूसलेम इंपॉर्टेंट, और क्यों आपका ये जो देख रहे हो ना, तो ये क्यों पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलेम के अंदर ना दोनों ही लोगों के, दोनों ही रिलीजन के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, जो दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा इस पे जेरूसलेम पे भी, लेकिन पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, वो जरूरी है। तो ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा ये वाला प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस मानने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल खत्म किया पैलेस्टीन के ऊपर, तो ज्यूइश डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ इजराइल। ज्यूइश ने कहा कि भाई ये इजराइल है, अब हम इसको इजराइल का नाम देंगे, जिसके ऊपर आपके जो पैलेस्टीनियंस थे, जो उस समय के मुस्लिम्स लोग थे वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और फिर क्या हुआ, वॉर हुई दोनों के बीच में। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज थे ना, वो जो अरब्स थे, उन्होंने भी इन्वेट किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करके इन ज्यूइश को दबाने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो अरब ऑल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रेस्ड बाय इजरायली ट्रूप्स, उस समय ऐसा हुआ। और इसकी वजह से काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं
वो उस जगह पे छोड़ के चले गए। देखो एक बात है, इजराइल ना संख्या में बहुत कम थे उस समय, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत तगड़ी दी। 1948 में भी उन्होंने टक्कर दी अच्छे से, फिर उसकी वजह से काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां से छोड़ के बाहर फ्ली हो गए। इसके बाद भी चीजें थमी नहीं। फिर देखो क्या हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल नकबा और द कैटास्ट्रॉफी, जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से बोला जाता है कि काफी सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था इजराइल के द्वारा, तो इसको अल नकबा और कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इजराइल को मैक्सिमम कंट्रोल मिल गया था पूरे टेरिटरी का। यहां पे देखो ये जो मैप है ना, ये जो एरिया था ना, ये सब इजराइल के कंट्रोल में आ गया था, बट ये 1967 के वॉर के बाद आया था। अब आप कहोगे सर 1967 में वॉर क्यों हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। 6 डे वॉर या 7 डे वॉर बोलते हैं उसे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्यों, जॉर्डन ने देखो क्या किया, जॉर्डन पड़ोसी देश था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने गाजा वाला एरिया पे कब्जा कर लिया, और इसी तरीके से जेरूसलम जो है डिवाइड हो गया बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट इन जॉर्डन इन द ईस्ट। देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप से ना चीजें समझ में बहुत जल्दी आती हैं। तो ये आपका देखो क्या है, ये जेरूसलम था, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा हो गया। तो ये इजिप्ट यहां पे आ गया, जॉर्डन यहां पे आ गया, दोनों ने इस पे कैप्चर कर लिया। फिर क्या होता है 1967 में आपकी इजराइल की फोर्सेस ना अकेले इन सब कंट्रीज से फाइट करती है, जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी अरब्स जितने भी थे जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा, इजराइल फोर्सेस कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलम एंड द वेस्ट बैंक, वेरियस एरियाज ऑफ द सीरियन ग्लोबल हाइट्स, गाजा एंड द इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इन द ईयर 1967। इसको 1967 का वॉर या फिर आई थिंक 7 डे वॉर बोला जाता है, इसको कंफर्म करके कमेंट में बता देना। देखो हुआ क्या था मैं बताता हूं, ये सब चारों तरफ से घिरे हुए थे यार ये इजराइल वाले, और संख्या में भी कम थे, लेकिन सबको टक्कर कैसे दे दी, इन लोगों ने ना उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया। और बहुत ही स्मार्ट लोग हैं यार इजराइल के, आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो ना, इजराइल वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है वर्ल्ड में। प्लस आपको याद होगा कि एक बार ओलंपिक्स में इनके खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, तो उसके बाद अगले 20 साल 25 साल एक एक टेररिस्ट जो जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जो अपने आप की टॉप 2-3 खुफिया एजेंसीज में वर्ल्ड की है। तो बहुत पावरफुल कंट्री है इजराइल आज की डेट में, कोई जल्दी टक्कर लेने की सोच नहीं सकता है। बट उस समय जब सबने मिलकर इनको तंग किया ना, तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को टैकल किया। आज की क्या सिनारियो है, तो इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक एंड गाजा से इन्होंने पुल आउट कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन अभी भी इनके वहां पे कंट्रोल है। जेरूसलम जो है वो पूरा का पूरा इजराइल अपनी कैपिटल बताता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर कैपिटल है। देखो क्या है ना, जेरूसलम पहले कोई भी इंटरनेशनल कंट्री भी नहीं मानता था कि भाई ये इजराइल का पार्ट है, लेकिन लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे और उससे 1 साल पहले, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जेरूसलम के अंदर यूएस की एम्बेसी खोल दी फॉर इजराइल। इजराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज अलाइज। तो इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या अब यूएस मानता है कि जेरूसलम इज पार्ट ऑफ इजराइल, तो वो इनडायरेक्टली एक मानना हो गया था। अल-अक्सा मॉस्क को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अल-अक्सा मॉस्क जो है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो होता क्या है, वहां पे ना बहुत बार वायलेंस हो जाता है जब इजराइल की फोर्सेज वहां पे रहती हैं, तो इसको चल के बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये आता रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है कि सर आप वेस्ट बैंक कहे जा रहे हो, तो लैंडलॉक टेरिटरी है, ठीक है, जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, इजराइल ऑन द साउथ, वेस्ट इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, वेस्ट बैंक। मैप देखोगे समझ जाओगे सब कुछ। अभी कौन कहां पे रहता है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के द्वारा कैप्चर किया गया था 1948 अरब इजराइल वॉर में। 1967 में ये 7 डे वॉर बोल रहा था ना मैं, ये 6 डे वॉर है यार, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, तो 6 डे वॉर था। तो इसके बाद इजराइल ने वापस ले लिया था, इजिप्ट से भी चीजें वापस ले ली थी और सीरिया की फोर्सेस भी हरा दी थी। इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन तीनों की मिली जुली फोर्स को 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो यही चीज है। अब क्या है, काइंड ऑफ सारे जगहों पे सेटलमेंट है इजराइल का, इजराइल की फोर्सेस ही इन जगहों को कंट्रोल करती हैं और ये प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या ये सेटलमेंट जो इजराइल ने इन जगह पे बनाए गए हैं तो इलीगल हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मानी जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है
वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव सेड दैट वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आर वायलेटिव ऑफ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का? एन ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे मतलब समझाता हूं कि भाई तुमने यहां पे सेटलमेंट बनाया हुआ, एक जगह है, इस पे किसी ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो पहले तो आपका सेटलमेंट ही इलीगल है, प्लस फिर आपने यहाँ पे ना अपनी जनता को रहने के लिए भेज दिया, यहाँ पे आप ऑफिसेस खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 का। रोम इंस्टीट्यूट दैट सेटअप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988, वो भी यही चीज कहता है कि ये जो सेटलमेंट के अंदर आपने लोगों को ट्रांसफर किया है, जो आप अपनी चीजें स्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज इलीगल।